तो अब उस समय देखिए कांग्रेस की सरकार थी, जैसी सरकार होती है उस तरह से शासन को अपना रुख बदलना पड़ता है। और सरकार के लिए बीजेपी बहुत बड़ी चुनौती थी और मुस्लिम संगठन बहुत बड़ी चुनौती थी। और पुलिस एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे जो भी सत्ता में रहता है वो चाहता है कि ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में रहे। कि 1984 में क्या हुआ, दंगे हुए दिल्ली में, 3000 करीब सिख मारे गए। पुलिस के दुख के अफसर अच्छे रहे, ईमानदार रहे, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, परंतु पुलिस इन जनरल यही इंप्रेशन है कि मूक दर्शक बनी रही। उनके आंखों के सामने लूटपाट होती रही, आगजनी होती रही, लोगों की हत्याएं होती रही, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? इस वर्ग को किसी को आपने पकड़ा तो बस पहला जवाब, तुम जानते नहीं हम कौन है जी, तुम जानते नहीं हम कौन है, हम तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे। इस तरह की बातें करते हैं लोग। तो वो लोग हमसे बहुत नाराज़ थे। उनको ये था कि भाई ये डीजीपी को तो हटाओ क्योंकि ये होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल में नहीं है। पर आजकल ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक मजाक हो गया है। अगर सीएपीएफ को ये हो जाए कि आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस यू आर एलिजिबल टू बी इंडक्टेड एज एन आईपीएस ऑफिसर, आईएसआईएस है, अलकायदा है, इन सब के अगर आप डॉक्यूमेंट्स पढ़िए तो इन सब के मतलब इनका लक्ष्य यह है कि भारत में इस्लाम का झंडा फहराना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दी एज पर और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। आज हमारे मेहमान हैं यूपी कैडर के 1959 बैच के आईपीएस ऑफिसर, उत्तर प्रदेश और असम के पूर्व डीजीपी और बीएसएफ के पूर्व डीजी प्रकाश सिंह सर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल दी एज ओरिजिनल्स पर। सर बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं जिन पर आज चर्चा होगी, आपसे बात होगी, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है कि आप आईपीएस रहे, साथ ही साथ आपने आईएएस भी किया, आईएएस का पेपर दिया और इंटरव्यू के लिए कॉल आता है आपको, लेकिन आप वहाँ जाते नहीं हैं जी। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या मतलब क्यों नहीं गए आप इंटरव्यू देने के लिए? अब इंटरव्यू देने नहीं गए, मुझे लगा कि आईपीएस में मुझे सर्वोच्च स्थान मिल गया था और जिसका मुझे खुद ताज्जुब हुआ और मेरा मन भी लगने लगा था। मैंने कहा तब ठीक है, जो ईश्वर की इच्छा, यहाँ आ गए, इसी में नौकरी करेंगे। तो आप आईपीएस के साथ ही कंटिन्यू करना चाहते थे? हाँ, आईपीएस के साथ। अब ठीक है, मुझे लगा ईश्वर ने मुझे यहाँ भेज दिया और इतने अच्छे नंबर से फर्स्ट पोजीशन है और अपना कार्डर भी मिल गया है मुझे जी। फिर अब आईएएस में जाएँ, पता नहीं क्या नंबर लगेगा नहीं लगेगा, कहाँ जाएँ। और फिर जब एक बार मन में दुविधा उठेगी कि इधर जाएँ कि उधर जाएँ, इससे अच्छा दुविधा को ख़त्म करो, जहाँ पे हो उसी पे चलते हैं जी। आपने आईपीएस में रहते हुए काफ़ी सारी सेवाएं दी हैं, चाहे आप बाबरी मस्जिद का ले लीजिए मुद्दा, सिख दंगों का ले लीजिए मुद्दा, या फिर आप तिरही में जो सिख आतंकवाद हुआ था उस पर आप ले लीजिए। लेकिन इस बीच आपने अभी हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया था कि यूपीए 2 की जब सरकार थी तब आईबी जो है कुछ संगठनों पर नज़र रखती थी, जिनमें नाम निकल कर सामने आते हैं आरएसएस और जमाते इस्लामी। उसके पीछे की वजह क्या थी? मतलब किस तरह से नज़र रखी जाती थी या फिर क्या चीज़ थी वो? देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो का तो काम है सब पे नज़र रखना, सब पे नज़र रखना। और ख़ास तौर से जो ऐसे पार्टी हैं या संगठन हैं जो सरकार विरोधी हैं या ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, उन पर ख़ास तौर से नज़र रखना। तो अब उस समय देखिए कांग्रेस की सरकार थी, जैसी सरकार होती है उस तरह से शासन को अपना रुख बदलना पड़ता है। और सरकार के लिए बीजेपी बहुत बड़ी चुनौती थी और मुस्लिम संगठन बहुत बड़ी चुनौती थी। और बीजेपी का मतलब सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए आरएसएस है। तो सभी पे, बीजेपी पे, समाजवादी पार्टी पे, जमात इस्लामी पे, जितनी भी पार्टियां थी सभी के बारे में अलग अलग डेस्क बने थे कि किस पे आप वॉच रखेंगे। तो इसमें कोई नई बात मैंने कोई नहीं कही थी, जो सबको मालूम है। ये है कि मेरे मुंह से लोगों ने सुन लिया तो लोगों को लगा कि बहुत बड़ी बात है, पर तो सब संगठनों पे वॉच रखी जाती है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम यही है कि देश में जो कुछ कहीं हो रहा है और जिसका कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ हो जो मतलब देश की सुरक्षा पे, देश के आर्थिक व्यवस्था पे जिसका असर पड़ता हो, उस पर नज़र रखे और सरकार को उसके बारे में बताते रहे। सरकार को ये मालूम रहे कि क्या हो रहा है और फिर उसके अनुसार वो अपनी नीतियाँ बनाए, जैसे ठीक समझे वैसा अपने फील्ड ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस दे कि इस तरह इसमें काम करना है। जी सर, ये सवाल इसलिए आया क्योंकि भी आपने हाल ही में जनवरी 2026 में ही शायद से बयान दिया था, खुलासा किया था
और जो संगठन नाम आते हैं वो हमेशा चर्चा पर आए हैं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो। ये हमेशा हर वक्त हर किसी की जुबान पे, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, आम जनता हो, हर कोई इस पर बात करना चाहता है। तो इसी वजह से ये सब चीज़ें चर्चा में नहीं, है। पर अब तो इसे आज के समय में अब आरएसएस पे मेरे ख्याल में कोई निगाह नहीं रखी जा रही होगी, या जो भी निगाह है वो बड़ी सुपरफिशियल होगी, अगर कुछ है भी तो। अब जानते हैं बीजेपी की सरकार है, तो इसलिए आरएसएस पे निगाह रखने का कोई मतलब नहीं है। तो जमात पर यह है इस्लामी कि पे नजर होगी। कल को, मतलब एक थ्योरेटिकली मैं कह रहा हूँ, कल को जैसे कांग्रेस सरकार आ जाएगी तो फिर वो कहेगी आरएसएस पे नज़र रखी। तो ये तो सरकार के आदेशों का पालन होता है। जी सर, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर होती है 1996 में, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जी, जिसके ज़रिए जो है पुलिसिंग में जो है मतलब कार्य प्रणाली को साफ़ सुथरा करने के लिए, उसको अच्छे तरीके से काम करने के लिए याचिका दायर की जाती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हैं, जिससे देश भर में पुलिस की कार्यप्रणाली की सुधार लाने के निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन 2006 में वो फैसला आता है, आज 2026 है, अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ, वो लागू करने की बात करूँ, अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्यों अधूरे हैं वो? क्यों इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि अगर ये सुधार लागू किए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों के अनुसार हम व्यवस्था में परिवर्तन ले आएंगे, तो उनको ये लगता है कि हमारी पुलिस पे जो पकड़ है वो कमज़ोर हो जाएगी। और पुलिस एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे जो भी सत्ता में रहता है वो चाहता है कि ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में रहे। और कंट्रोल में केवल इसलिए नहीं रहे कि हम शांति व्यवस्था को अच्छा बनाए रखेंगे, बल्कि विरोधियों पे नकेल कसनी हो, या अगर आपकी नीयत सही नहीं है तो उनको प्रताड़ित करना हो, तो ये पुलिस के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए पुलिस को हर आदमी, मतलब क्या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पुलिस का जो पोर्टफोलियो है किसी ऐसे आदमी को दिया जाता है जिस पे नेतृत्व को, यानी मुख्यमंत्री को पूरा विश्वास हो। बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ मुख्यमंत्री ने होम पोर्टफोलियो अपने पास रखा है, किसी और पे उनको विश्वास नहीं, उनका भाई ये हमारे पास होना चाहिए। तो पुलिस का एक बड़ा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, एक बड़ा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, और उसको लोग चाहते हैं कि हमारे कब्ज़े में रहे, हमारे इशारे पे जैसे चाहे वैसे हम पुलिस विभाग को चलाएं। तो इसलिए नेता वर्ग ये नहीं चाहता है कि ये व्यवस्था में परिवर्तन हो, जैसा कि हमने रिकमेंड किया था और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था। और ब्यूरोक्रेसी भी नहीं चाहती, जो सरकारी तंत्र है अधिकारी वर्ग का, वो नहीं चाहते कि ये, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी भी होम डिपार्टमेंट के द्वारा पुलिस पे हुकूमत चलाते हैं। अब वो हुकूमत ऐसे नियंत्रण तो हमेशा होना चाहिए, इसमें मैं नहीं कहता हूँ कि पुलिस को छोड़ दीजिए और वो निरंकुश हो जाएगी, ऐसा नहीं है। चेक्स एंड बैलेंसेस से ही सरकार चलती है, पर चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करना एक बात है, और कहीं किसी के गर्दन पे सवार हो के स्ट्रैंगल होल्ड बनाना वो दूसरी बात है। इस समय पुलिस को एकदम, मतलब इट हैज़ बीन टोटली सबऑर्डिनेटेड टू द एग्जीक्यूटिव। मतलब ऐसा है कि अगर सरकार, अब देखिए 1984 में क्या हुआ, दंगे हुए दिल्ली में, 3000 करीब सिख मारे गए। पुलिस इक्के दुक्के अफसर अच्छे रहे, ईमानदार रहे, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, परंतु पुलिस इन जनरल यही इंप्रेशन है कि मूक दर्शक बनी रही। उनके आंखों के सामने लूटपाट होती रही, आगजनी होती रही, लोगों की हत्याएं होती रही, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि करने वाले या तो सत्ताधारी पार्टी के थे, या उस पार्टी से जुड़े थे, या उसके समर्थक थे, हमदर्द थे। इसलिए अब पुलिस ने सोचा कि भाई इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे तो कल को दंगा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये होगा कि साहब ये पुलिस ने हमको ये परेशान किया। ये मेरे साथ अनुभव हो चुका है। जैसे मैं 84 के समय में डीआईजी आगरा तैनात था जी। अब मैंने बड़े स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि खबरदार से सिखों पर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए, कोई प्रताड़ित नहीं होना चाहिए था। और विश्वास मानिए, दिल्ली और कानपुर के बीच में आगरा एक ऐसी जगह थी जहाँ सिख अपने आप को सुरक्षित मानते थे। और वहाँ आगरे में गुरुद्वारा है, वहाँ पर गुरुद्वारे पे कम से कम 500,000 ट्रक रुकी हुई थी कि कानपुर जाएंगे तो मार खाएंगे, दिल्ली जाएंगे तो मार खाएंगे। आगरा की पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही। और वो सुरक्षा करने के दौरान कांग्रेसियों पे कई जगह बल प्रयोग हुए। कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, कांग्रेसियों पे बल प्रयोग हुआ, क्योंकि वो कहीं गुरुद्वारे को जलाने, एक जगह तो मथुरा में गुरुद्वारे को जलाने जा रहे थे, और जो सिख थे दे वुड हैव बीन रोस्टेड अलाइव, जो वहाँ उसके अंदर थे। वो सब हम लोगों ने रोका, और उसे रोकने में फिर बल प्रयोग तो हो गई जी। तो इस तरह की कई घटनाएं हुई। जो हमारे रेंज में, आगरे रेंज में जो भी जिले आते थे, हर जगह मतलब सिखों को बचाया गया। तो नतीजा क्या हुआ, जब दंगा ख़त्म होगा तो मेरे खिलाफ जांच बैठा दी गई कि इन्होंने 1984 में
मतलब सत्ताधारी पार्टी के लोगों को प्रताड़ित किया। मेरी जांच हुई अच्छा। और जांच मेरे खिलाफ गई कि हाँ ये दोषी है। पर ये था कि डायरेक्टर जनरल पुलिस जो थे श्री जयंत चतुर्वेदी, बड़े ईमानदार और बड़े दबंग अफसर थे। उन्होंने कहा नहीं, उसने तो अपने कर्तव्य का पालन किया और लोगों को सुरक्षा प्रदान की, इसलिए हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और वो इतने स्ट्रांग डीजीपी थे कि सरकार कुछ नहीं कर पाई, वरना मुझको कुछ उसी समय इसी बात का दंड मिल जाता है। या फिर आप अभी जेल में होते? अब जेल में होते, जेल तो शायद नहीं जाते, उस दिनों ये प्रथा नहीं थी, पर हाँ दंड तो मिल ही जाता कुछ न कुछ। मतलब आप वर्दी में थे, आपने सिर्फ अपना काम किया, जो अपने जिम्मेदारी का थी पालन किया और उसके किया। लिए हमारा जवाब तलब हुआ। ये तो मेरे साथ कई बार हुआ ना, कई बार हुआ। मेरठ में यही हुआ, मैं भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध अभियान चला रहा हूँ और फिर मेरे ऊपर आरोप लगता है कि नहीं आप तो फलां वर्ग के लोगों के खिलाफ हैं और ये वगैरह झूठे आरोप लगाए गए। और चरण सिंह से शिकायत की गई और चरण सिंह ने यूपी के चीफ मिनिस्टर से कह दिया कि इनको सस्पेंड कर दिया जाए। ये दूसरी बात है कि सस्पेंशन लागू नहीं हो पाया, कुछ ये कहिए ईश्वरीय कि कुछ लोग थे आपके समर्थन में जिन्होंने आपका समर्थन किया। जी। तो मतलब इन सब चीज़ों को देख के ये लग रहा है कि पुलिस स्वतंत्र नहीं है। नहीं, पुलिस में ऐसा है कि अगर आप अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से करते हैं जी, तो आपका टकराव वेस्टेड इंटरेस्ट से हो जाता है और वो वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है सत्ताधारी पार्टी में हो जी। फिर आपका टकराव सत्ताधारी पार्टी से हो जाता है कि भाई ये तो हमारी बात नहीं मान रहे हैं और ये अपने मनमानी कर रहे हैं। मनमानी क्या कर रहे हैं? हमें तो जो कसम दिलाई गई है, शपथ दिलाई गई है नौकरी के समय, वो हम उसी के मुताबिक काम कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, कानून का पालन कर रहे हैं। पर ऐसा करने में अगर कोई आदमी किसी को चोट पहुंचती है और वो सत्ता में है तो ये इसमें मेरा क्या दोष है? परंतु परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं आज की प्रैक्टिकल जो वो ये है कि सत्ता में सत्ताधारी आदमी को जब चोट पहुंचती है या सत्ताधारी पार्टी को जब चोट पहुंचती है तो जो अफसर ऐसा काम करता है वो फिर दंडित हो जाता है, उनको फिर दंड तो ये व्यवस्था मतलब ये इस व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए और एक ऐसा वातावरण हो कि कोई भी अधिकारी जब ईमानदारी से सत्यनिष्ठा से काम करता है तो उसको इस बात का भय नहीं होना चाहिए कि कल हम दंडित होंगे, प्रताड़ित होंगे या हमारी बेइज्जती होगी। ये ऐसा मैं चाहता हूँ कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए अगर देखा जाए तो आज जनता में, आज क्या शायद पहले भी जनता में पुलिस का खौफ नहीं था, तालमेल नहीं बैठ पाता है। खौफ तो जनता में खैर होता है कि क्योंकि पुलिस अगर पीछे पड़ जाए तो फिर आपकी मतलब काफ़ी आपकी परेशानी बढ़ सकती है। खौफ तो होता है, परंतु यह है कि जो आदमी जिसके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है या पॉलिटिकल क्लाउट है, आर्थिक दृष्टि से वो संपन्न है या राजनीतिक दृष्टि से उसके अच्छे संपर्क हैं, तो ये आदमी ये समझता है, ये वर्ग ऐसा समझता है कि हम कानून के ऊपर हैं और हम कानून को तोड़ सकते हैं और पुलिस को खरीद सकते हैं, और खरीद नहीं सकते हैं तो प्रभावित तो कर ही सकते हैं। ये इस वर्ग के साथ परेशानी होती है। फिर हमको इस वर्ग को, किसी को आपने पकड़ा तो बस पहला जवाब, तुम जानते नहीं हम कौन है जी, तुम जानते नहीं हम कौन है, हम तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे। इस तरह की बातें करते हैं लोग। ये मतलब एक आम बात है। इस तरह की घटनाएं मेरे ख्याल में हर ज़िले में हर हफ्ते होती रहती हैं। तो ये मानसिकता से जनता के इस वर्ग को ऊपर उठना पड़ेगा और पुलिस को ऐसे लोगों के दबाव में नहीं आना पड़ेगा। वो उन्हें अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है जी। तो सर अगर देखा जाए तो आपने मतलब आपकी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है, सुनी है, तो आपने कहा था कि भ्रष्टाचार की जो शुरुआत होती है वो शीर्ष से होती है, टॉप लेवल से होती है। उसका क्या मतलब था? भ्रष्टाचार की लेवल देखिए, शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है, पर मैं ये समझता हूँ कि अगर ऊपर बैठा आदमी जो वरिष्ठतम पद पे है वो अगर स्वच्छ हो तो बहुत कुछ सफाई अपने आप हो जाती है जी। अगर मान लीजिए जिले का सुपरिटेंडेंट पुलिस है, अगर वो ईमानदार है, सत्यनिष्ठा से काम कर रहा है, तो ये मान के चलिए कि दरोगा लोग मतलब भ्रष्टाचार का स्तर एकदम से गिर जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ख़त्म हो जाएगा जी, फिर भी चोरी छुपके कोई इधर उधर होता रहेगा। पर जब सुपरिटेंडेंट पुलिस ईमानदार हो गया तो बिना किसी प्रयास के उसके आने के बाद, उसके बागडोर संभालने के बाद भ्रष्ट अधिकारी मतलब उनका लेवल गिर जाएगा। एक तो वो डरेंगे और दूसरे अब उनको इस बात की निश्चिंता रहती कि हमें एसपी को कुछ नहीं देना है। मतलब बहुत से ज़िले में ऐसे होते हैं एसपी जो मतलब दरोगाओं से पैसे लेते हैं। अब आज ही के अखबार में पढ़ रहा था कि कोई एएसपी साहब हैं, एएसपी अभी अंडर ट्रेनिंग होंगे राजस्थान में,
वो पैसे लेते हुए पकड़े गए। मतलब अभी नौकरी शुरू हुई है और शुरू होते ही उन्हें रिश्वत लेना शुरू कर दिया। तो ऐसे अधिकारी दुर्भाग्य से सर्विसेज में आ रहे हैं जो ये समझते हैं कि सर्विस में मतलब ठीक है, हमारा रोब दाब रहेगा और हमें संपत्ति अर्जित करने का भी टाइम रहेगा, और हाँ थोड़ा बहुत हम ऐसा काम करते रहेंगे कि ज़रा हम पॉपुलर बने रहें, तो इस तरह से, और अपना धंधा भी चलता रहेगा। इस तरह के बहुत लड़के आ गए हैं और ये लोग सर्विस को बदनाम करते हैं, और ऐसे लोगों की वजह से ही फिर फोर्स को अपयश मिलता है। सर मैं वो किस्सा ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब बाबरी विध्वंस हुआ था, सुनने में आया था कि कल्याण सिंह जी आपसे नाराज़ थे, क्यों थे, क्या वजह थी? देखिए, कल्याण सिंह जी की नाराज़गी के कई कारण थे जी। कई कारण थे उसमें। अब उसको तो विस्तार से बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पर संक्षेप में बता दूं। एक तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक आउट हो गई थी। ओके। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की जो लीकेज हो गई थी उसके मैंने कॉग्निजेंस लिया था, और उसको लेने के बाद मैंने एक हजरतगंज थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, और अखबार में ये भी निकल गया था कि लीकेज किसने कराया है जी। तो जिसके बारे में नाम अखबार में निकल गया था, और ये मतलब पार्टी के ही लोगों ने, बीजेपी नहीं आरएसएस के लोगों ने उसको लीक आउट कर दिया था। अच्छा। तो फिर जो लोग थे वो तो कुर्सी पे बैठे थे, वो अच्छे मतलब वरिष्ठ अधिकारी थे, उनको ये डर लगा कि कहीं हमारे खिलाफ एक्शन ना हो जाए, और फिर उन्होंने हमारे खिलाफ कल्याण सिंह के कान भरना शुरू किया कि साहब ये अफसर एकदम कंट्रोल के बाहर हो रहा, और ये कब किसको गिरफ्तार कर ले कोई ठिकाना नहीं है, इस तरह की बातें उन्होंने की। इंटेलिजेंस ऑफिसर। फिर दूसरी बात, कुछ और बाबरी मस्जिद का मामला था, उसमें ऐसा नहीं था कि मैं मंदिर बनने के ख़िलाफ़ मैंने कभी कुछ कहा हो। मंदिर तो मैं दिल में हमेशा चाहता था, परंतु मैं ये भी जानता था कि जब तक मैं वर्दी पहने हूँ, जब तक मैं खाकी में हूँ, जब तक मैं डायरेक्टर जनरल पुलिस हूँ, तब तक मुझे जो लॉफुल ऑर्डर्स मिले हैं, जो वैधानिक आदेश मुझे दिए गए हैं, उसका मुझे पालन करना है और उसको सुनिश्चित करना है। अब कानून के दायरे में ही रह के काम कानून के दायरे में रह के मुझे काम करना है, क्योंकि अगर वर्दी पहनने के बाद आदमी ये सोचे कि मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं ये काम करूँगा, कल को मुसलमान हो वो कहेगा मैं दूसरा काम करूँगा, सिख हो जाए मैं तीसरा काम करूँगा, तो गदर हो जाएगा भाई जी। गदर हो जाएगा। आपको जिस समय आपने वर्दी पहन ली उस समय आपको कानून आपका सबसे बड़ा धर्म है। इस देश का संविधान आपके लिए सबसे बड़ी किताब है, और इस देश का कानून आपके लिए सबसे बड़ा एक बाइंडिंग रूल्स है। उसको आपको लागू करना ही करना है। तो मैंने कहा कि इसमें मैं अपने व्यक्तिगत जो हमारी पर्सनल फेथ है, पर्सनल कन्विक्शन है, उससे ऊपर उठ के मुझे काम करना पड़ेगा। तो उसी तरह से मैं काम कर रहा था, और लोगों को मेरा रवैया पसंद नहीं आया। हालांकि अभी मतलब सितंबर का ही महीना था, वो तो बाद में दिसंबर में हुआ। तो जब भी कोई सुरक्षा से संबंधित कोई बात होती थी तो मैं उनकी बात को बड़े आदर से सुनता था। जो मिनिस्टर साहिबान थे या मुख्यमंत्री महोदय थे, बड़े आदर से सुनता था और यथासंभव उसका पालन भी करता था। पर मैंने एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी कि इसके आगे मैं शायद आपकी बात मानने में मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि फिर जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसको मैं नहीं निभा पाऊँगा। क्योंकि सुरक्षा में ज़्यादा ढील दी गई तो कल को कुछ हो गया तो ये होगा कि आपने कैसे दीजिए, आपने सुरक्षा में ढील कैसे दी जी। आपने ये व्यवस्था कैसे हटा ली। तो एक वो था, उससे उन लोगों के मन में थोड़ा मेरे प्रति खिंचाव था। ये भी एक कारण था। कई और भी कारण थे। मतलब होम डिपार्टमेंट मुझसे नाराज़ था। होम डिपार्टमेंट इसलिए नाराज़ था कि उन्होंने ये देखा कि ये अजीब डीजीपी है, इसको हम आदेश भेजते हैं, ये आदेश को पालन करने में कभी कभी कोताही करता है। अब मेरा ये था कि जो आदेश मुझे लगता है कि जनहित में नहीं है और जिसका पुलिस के ऊपर कुप्रभाव पड़ेगा या हमें अनावश्यक हमें ज़बरदस्ती काम दिया जा रहा है, तो ऐसे आदेश जब मेरे पास आते थे तो मेरा काम करने का तरीका ये था कि मैं कल्याण सिंह जी के पास ऐसी फाइलें लेके जाता था। उनका काम करने का तरीका ऐसा था कि ऐसे तो दिन में कभी भी बात होती थी, पर जब कुछ खास मुद्दे रहते थे तो कहते थे भाई डीजी साहब 11 बजे रात को आइएगा। 11 बजे रात के मतलब उस समय कोई नहीं रहेगा, हम और आप शांति से बैठ के बात करेंगे और जो कुछ हमको आपसे कहना आप कहिएगा, आपको जो मुझसे कहना तो मैं कहिएगा। तो ऐसे समय वो बहुत सारी अपनी सिफारिशें उनके पास जो आते थे वो सब मुझको दिखाते थे कि भाई इसको हो सके तो कर दो। तो जिसको मैं समझता था कि हो सकता है मैं मान जाता था, और जिसको मैं लगता था नहीं बिल्कुल गलत होगा, मैं उनसे कन्विंस करता था कि नहीं सर इसको आप किसी तरह से लौटा दीजिए, ये करना गलत होगा। उनकी बात जब ख़त्म हो जाती थी तो मैं अपनी बात करता था कि देखिए मैं भी कुछ फाइलें लाया हूँ और ये देखिए आदेश गलत है, क्यों गलत है, मैं उनसे बात करता था उस विषय पे। मैं उसमें अपना एक तरह से प्रेजेंटेशन देता था, 1 2 3 कारण बताता था कि इस वजह से इसका ये जनहित में नहीं है। तो वो
मैंने देखा कि 90% केसेस में वो मान जाते थे कि नहीं, आप जो बात कह रहे हैं और यही बातें लिख के आप ये फ़ाइल होम डिपार्टमेंट को लौटा दीजिए। इस तरह मैंने बहुत सारी फाइलें लौटा दी होम डिपार्टमेंट को। तो होम डिपार्टमेंट को ये लगा कि भाई ये हमारे आदेशों को ओवर रूल करा देता है और मतलब मुख्यमंत्री से इसका इतना अच्छा इक्वेशन। तो वो लोग हमसे बहुत नाराज़ थे। उनको ये था कि भाई ये डीजीपी को तो हटाओ क्योंकि ये होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल में नहीं है। तो होम डिपार्टमेंट भी मुझसे नाराज़ था, वो भी देख रहा था कहीं कोई मौका मिल जाए तो वो भी आँख कान भरते रहे मुख्यमंत्री का। तो कई तरफ से कान भरा जब गया उनका, तो उनका भाई इस आदमी को हटाओ। हालांकि जिस दिन मुझे हटाएगा उसके 3 दिन पहले हज़रत महल पार्क में एक मीटिंग थी, पब्लिक मीटिंग थी, और कल्याण सिंह ने उस पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करते हुए कहा कि देश मतलब हमारे प्रदेश की बड़ी उपलब्धियां क्या हैं, तो दंगा रहित प्रदेश और भय मुक्त समाज, ये उनका नारा था। ये हमने भय मुक्त समाज और दंगा रहित प्रदेश स्थापित किया है। ये भय मुक्त समाज और दंगा रहित प्रदेश कौन देंगे, किसने दिया आपको? आपको डीजीपी ने दिया है, आपकी पुलिस ने दिया है। पर एक तरफ ये दावा करते हैं, पर उनके ऊपर भी मजबूरी थी, दबाव था, उन्होंने फिर हटा दिया मुझे। जी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कल्चर कितना खतरनाक है, इसको लेकर काफ़ी चर्चा होती रहती है। देखिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक तरह देखिए एक तो सामान्य होते हैं, आमतौर पर अफसर का टेन्योर 2 साल एक जगह माना जाता है। पर आजकल ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक मजाक हो गया है। मजाक इस माने में हो गया है कि आप किसी बात में जरा आप लोकल एमएलए नाराज़ हो गया, उसने जाके मुख्यमंत्री का कान भरा और मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है इसको हटा दो। अब ऐसे योगी जी मैंने सुना बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, और वो एमएलएस के कहने से नहीं हटाते जब तक वो खुद न संतुष्ट हो जाएं। पर यह है कि आम तौर पे मैं तो बता रहा हूँ, आम तौर पे जो प्रणाली है अलग अलग स्टेटों में, एमएलएस बड़े पावरफुल हो गए हैं। एमएलएस तो कई स्टेट्स में ऐसे हैं, यूपी में भी कुछ समय ऐसा था, और पता नहीं आज हैं कि नहीं है। वो जैसे आप अपनी कंस्टिट्यूंसी के जितने एसएचओज हैं जी, उनसे वो हर माह का पैसा बांध देंगे कि अगर तुमको स्टेशन हाउस अफसर थानाध्यक्ष बने रहना है, और थानाध्यक्ष की पोस्ट मतलब सब इंस्पेक्टर के लिए बड़ी प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है, अब तो खैर इंस्पेक्टर होने लगे हैं। अगर तुम्हें थानाध्यक्ष बने रहना है तो इतने रुपए महीने तुम्हें हमको देना पड़ेगा। 20,000 तुम देना, 40,000 वो देगा, 50,000 वो देगा, जैसा थाना हुआ, शहर में हुआ तो ज़्यादा देहा। तो इस तरह से एमएलए बड़े पावरफुल हो गए हैं। और कुछ एक आध स्टेट तो ऐसे हिंदुस्तान के हैं जहाँ मुख्यमंत्रियों ने कह रखा है कि भाई अगर एमएलए के पसंद से ही हम रखेंगे, और एमएलए अगर डिसअप्रूव करता है तो हम आपको हटा देंगे, मतलब एसपी को भी हटा देंगे, एसएचओ की बात क्या है। तो ये एमएलए बहुत पावरफुल हो गए हैं, और ये हमारे दैनिक कार्यों में इससे बड़ा दखल अंदाजी होती है। कुछ ही स्टेट्स ऐसे हैं, यूपी को मैं उसमें गिनूँगा। आज की तारीख में योगी जी ने कम से कम इस मायने में बड़ी सख्ती बरती है, और किसी के कहने से नहीं, जब तक वो स्वयं न संतुष्ट हो जाएं कि तो। पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये जो साल भर होता है ये गलत है। इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक सीज़न होना चाहिए, और ऑफिसर्स को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि उनको 2 साल का टेन्योर होना चाहिए। ख़ासतौर से जो फील्ड पोस्टिंग्स में हैं, जैसे एसएचओ हुआ, सर्कल ऑफिसर हुआ, या सुपरिटेंडेंट पुलिस हुआ, या डीआईजी रेंज हुआ, या डीजीपी स्टेट हुआ, इनका कि 2 साल का इनका टेन्योर होना चाहिए, जब तक कोई ख़ास बात ना हो जाए और उनके खिलाफ मॉरल टर्पिट्यूड का, अनैतिकता का, या भ्रष्टाचार का, या ऑल इंडिया सर्विसेज कॉन्डक्ट रूल्स में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, तब तो उन्हें हटाइए, अन्यथा उन्हें 2 साल काम करने दीजिए सामान्य परिस्थितियों में। तो सामान्य परिस्थितियों में 2 साल होना चाहिए इनका टेन्योर। और पर यह है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा नेता अपनी दादागिरी करता है और अफसर के खिलाफ अपनी नाराज़गी जाहिर करके हटवा देता है। देखा जाए तो चाहे वो नेता हो, चाहे वो पुलिस अफसर हो, एसएचओ हो, डीएसपी हो, कोई भी हो, रिश्वत देकर बनती जा रही है लाइन। जैसा आपने कहा कि सबने अपनी अपनी बांध रखी है कि आपको इतने पैसे देने, आपको इतना रिश्वत देना है, अगर आपको पुलिस बने रहना है। हाँ, तो भ्रष्टाचार तो देखिए, भ्रष्टाचार तो नहीं जा रहा है। उच्च स्तर पे शायद थोड़ा कमी हुई है कि मोदी जी की सख्ती से, मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो अब टॉप ब्यूरोक्रेट्स तो पैसे शायद नहीं ले रहे हैं, पर नीचे के स्तर पे कमी नहीं हुई है, वो अभी भी कंटिन्यू है, नीचे के स्तर पर अभी भी चल रही है। और कैसे कब कम होगा मैं कह नहीं सकता, पर नीचे के स्तर पे काफ़ी भ्रष्टाचार अभी भी कहा जा रहा है। सर, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो केस हैंडल करते हुए जहाँ पे आपको लगा हो कि मैं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस है? नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस तो बार बार होता रहा, और उत्तर प्रदेश में भी हुआ, असम में भी हुआ, इस तरह का अनुभव होता रहा।
अब मेरठ का ही मैंने बताया, मेरठ में मैंने एक तरह से चौधरी चरण सिंह थे होम मिनिस्टर, उन्होंने मतलब हैंड पिक करके मुझको डीआईजी मेरठ बनाया। मेरठ का पोस्ट खाली थी 1 महीने तक, और यूपी गवर्नमेंट में हिम्मत नहीं थी कि बिना चौधरी साहब से पूछे किसी की डीआईजी बना दे, क्योंकि उन्हीं का क्षेत्र है। तो उन्होंने चतुर्वेदी साहब से, जयंत चतुर्वेदी को वो बहुत मानते थे, जो पहले पुलिस कमिश्नर थे और बाद में डीजीपी हो गए थे यूपी के। उन्होंने चतुर्वेदी साहब से राय ली और चतुर्वेदी साहब ने मेरा नाम कहा कि इनको बना दीजिए, ये ईमानदार अफसर है, नौजवान है। तो मैं बन गया। तो मैंने सोचा जब चौधरी साहब ने मुझे ख़ास तौर से हैंड पिक करके और मुझे डीजी बनाया है, तो ये मेरे एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके आदर्शों के अनुकूल चलते हुए और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं यहाँ से एकदम मिटा दूँ मेरा ट्रेन से। अब हुआ ये कि मैं तो जब किसी बेईमान आदमी के खिलाफ काम करता हूँ तो मैं उससे ये तो नहीं पूछता कि तुम्हारी जात क्या है जी। अब बहुत सिंह लगा है तो सिंह में कुछ भी हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, राजपूत हो सकता है, जाट हो सकता है, गुजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत से दरोगाओं के खिलाफ मैंने एक्शन लिया। मैंने ये कभी नहीं ये मेरी सोच में था ही नहीं कि जाति के आधार पे काम करना है। मैं तो ये था कि या तो तुम अच्छे अफसर हो या नालायक अफसर हो। नालायक अफसर हो तो ठीक है, कहीं कूड़ेदान में पड़े रहना, पर अच्छे अफसरों को हम अच्छी जगह लगाएंगे। और एसएचओ तो ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि एसएचओ अगर ईमानदार नहीं हुआ तो फिर पुलिस की छवि बहुत ख़राब होती है। तो कई एसएचओस को मैंने एक्शन लिया। अब वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उन दिनों, अब चूँकि चौधरी साहब यहाँ आ गए थे, बहुत सारे जाट दरोगाओं ने मुझे, कोई गोरखपुर से, कोई बनारस से, कोई झांसी से, सब ने अपनी पोस्टिंग मेरठ रेंज में करा ली। आपके अंडर में? हाँ, मेरठ रेंज में करा ली। सब लोगों ने अपना मैनिपुलेट करके पुलिस मुख्यालय में करा के कि भाई अब तो चौधरी साहब का ज़माना है, चलो अपने रेंज में काम किया जाए मेरठ क्षेत्र में। अब इत्तेफाक से बहुत सारे उसमें जाट निकल गए। अब इन जाटों ने कहा कि भैया ये तो अच्छी मुसीबत है, चौधरी साहब का नाम लेकर तो हम लोग यहाँ आए और ये प्रकाश सिंह हमें काम नहीं करने दे रहे हैं जी। तो इन लोगों ने फिर मेरे खिलाफ जाके शिकायत करी कि साहब देखिए ये तो जाट विरोधी हैं। मैं जाट विरोधी नहीं, मैं बेईमान विरोधी हूँ। जाट विरोधी तो मैं नहीं हूँ, पर अब चौधरी साहब में बहुत गुण थे, पर एक कमज़ोरी ये थी कि कान के थोड़ा कच्चे थे। और जाट विरोधी शब्द उनको ज़रा ऐसा लग गया। तो उसी बात पे उन्होंने कह दिया मुख्यमंत्री से कि भाई इसको सस्पेंड करो। अब सस्पेंड करो, पर भगवान की दया थी मेरे ऊपर। मतलब जो ब्यूरोक्रेसी थी उसने कहा साहब ऐसे तो हम सस्पेंड नहीं कर सकते। उन दिनों तो आजकल तो अनाप शनाप लोग सस्पेंड हो जाते हैं, पर ब्यूरोक्रेसी ने, चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं साहब, जब तक इनके खिलाफ कोई प्राइमा फेसी चार्ज नहीं हो हम नहीं कर सकते। तो प्राइमा फेसी चार्ज के लिए कुछ एक फर्जी दरख्वास्त मेरे खिलाफ थी, वो दे दी गई। उसकी जांच हुई एंटी करप्शन से, कहा गया कि तुरंत 1 हफ्ते में जांच दो। 1 हफ्ते में जांच दे दिया। उन्होंने कहा कहीं नहीं, इनके खिलाफ कुछ नहीं बनता है, सब झूठी शिकायतें हैं। तब तक मेरा ऑस्ट्रेलिया में किसी कोर्स के लिए नामांकन आ गया। मैं चुपचाप बोरिया बस्तर बांधा, मैं चला गया। जब तक इन लोगों को फिर लगा रही तो चले गए। अब इनको कैसे एक्शन लिया जाए। अच्छा, पर एक्शन कैसे लिया जाए, रिपोर्ट भी इनके खिलाफ नहीं है। तो इस तरह से मतलब मैं कहूँगा ईश्वरीय आशीर्वाद था कि मैं बच गया सस्पेंड होते होते। सही काम करने के लिए, ईमानदारी से भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए मैं सस्पेंड होते होते बचा। अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग आपको नहीं करने दे रहे थे। होते हैं कुछ लोग। तो जी सर, सीएपीएफ बिल पे भी मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगी। सीएपीएफ बिल को जहाँ पर अभी बहस जारी है, दोनों सदनों से तो पास हो चुका है, लेकिन अभी भी जो सीएपीएफ के अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि ये बिल उनके हित में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि ये जो बिल है वो सीएपीएफ अधिकारियों के हित में ही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये कंट्रोवर्सी बहुत दिनों से चल रही है और मैंने देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो मैंने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं बहुत अथॉरिटेटिव तरीके से, बहुत आधिकारिक तरीके से इस पर नहीं बोलना चाहूँगा। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ हद तक सीएपीएफ उनकी जो अंदर से जो क्या कहें फ्रस्ट्रेशन है या उनको जो आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, उसमें उनको कुछ मतलब रास्ता निकालने की ज़रूरत है। और मैं अभी देखिए बहुत मैंने अध्ययन नहीं किया है इस विषय पे, पर मैं इतना समझता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि उनको भी आईपीएस बनने का एक प्रावधान होना चाहिए। अब जैसे स्टेट में पुलिस होती है, डिप्टी एसपी होता है, 8-10 साल बाद वो अपना मतलब आईपीएस में इंडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ये भी क्यों नहीं एलिजिबल हो सकते, ये भी आईपीएस में। और इनको पर ये बस इसमें ये कंडीशन ये लगा देगी आपको आईपीएस तो मिल जाएगा, पर आप सीएपीएफ में ही रहेंगे, या स्टेट में पुलिस बटालियंस में भी जा सकते हैं, उसका भी कुछ ऑप्शन दिया जा सकता है एज एन आईपीएस ऑफिसर। मतलब सीएपीएफ अधिकारियों को इंडियन पुलिस सर्विस में प्रमोशन का दरवाज़ा खोलना चाहिए। और इसके लिए
थोड़ा कुछ मतलब एक्ट में परिवर्तन करना पड़ेगा, पर परिवर्तन करें क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो असंतोष है वो तो इस बिल से और ज़्यादा बढ़ गया है, CAPF बिल से और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मतलब फोर्स के अंदर मतलब कार्टर ऑफिसर्स और IPS ऑफिसर्स में खींचतान हो और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव ना हो, वो भी ठीक नहीं है। उसका इलाज करने की ज़रूरत है, और उसका इलाज करने के लिए थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। सर, जैसा कि आप IPS रह चुके हैं, तो अभी जो है CAPF बिल को लेकर अगर मैं देखूं ग्राउंड लेवल पे लोगों के बीच, जनता के बीच या फिर अधिकारियों के बीच, तो IPS वर्सेस CAPF हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? तो वही तो मैंने कहा ना कि इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और ये ख़त्म बड़ी आसानी से हो जाएगा अगर CAPF को ये हो जाए कि आफ्टर ए सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस यू आर एलिजिबल टू बी इंडक्टेड एज एन IPS ऑफिसर। ये खुल जाएगा तो ये सारा मामला खत्म हो जाएगा, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। और उनको लगेगा क्या, अब जब हम IPS अफसर बन गए तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, किसी भी पोस्ट पे पहुंच सकते हैं, बजाय इसके कि इतने परसेंटेज पोस्ट IPS को रिजर्व है, इतने परसेंटेज कार्टर अफसर को नहीं। ये सब कोई ज़रूरत नहीं किसी, मतलब वंस दे उसमें जो ब्राइट लड़के होंगे वो IPS में आ जाएंगे और उनको आगे बढ़ने का चांस काफ़ी रहेगा। आज की तारीख में भी स्टेट सर्विस के अफसर काफ़ी ऊपर तक पहुँच जाते हैं। सर, मैं बात करूं तो भारत की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां बहुत सारी हैं, पर एक चुनौती जो सबसे गंभीर है, हालांकि वो सामने ज़्यादा उतनी दिखती नहीं है, वो है आतंकवाद की। जी। और आतंकवाद में चुनौती केवल देश के अंदर के आतंकवादी से नहीं, बल्कि बाहर भी जो एक्सटर्नल जो है, अब उसमें मतलब केवल पाकिस्तान ही नहीं, मैं तो कहूँ दुनिया में, अब जैसे इस्लामिक स्टेट है, ISIS है, अलकायदा है, इन सब के अगर आप डॉक्यूमेंट्स पढ़िए तो इन सब के मतलब इनका लक्ष्य यह है कि भारत में इस्लाम का झंडा फहराना चाहिए, और इसके लिए वो आह्वान करते हैं अपने दस्तावेज़ों में, वो बात साफ साफ आती है। ये दूसरी बात है कि इस्लामिक स्टेट और अलकायदा अभी यहाँ ज़्यादा पैठ नहीं बना पाए हैं, परंतु कोशिश उन्होंने बराबर की है। और इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने के लिए हिंदुस्तान से भी काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ यहाँ से लोग गए थे। तो एक तो ये दो संगठन तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। फिर पाकिस्तान में आपके लश्कर-ए-तोयबा है, जैश-ए-मोहम्मद है। ये जब तक हिंदुस्तान में वारदात इन्होंने की है, पार्लियामेंट में अटैक हुआ तो जैश-ए-मोहम्मद ने की है, पहलगाम में जो घटना हुई वो जैश-ए-मोहम्मद ने की है, 26/11 हुआ था वो भी। बॉम्बे में जो अटैक हुआ था 26/11 का, वो लश्कर-ए-तोयबा ने किया था। तो ये संगठन है। फिर हिंदुस्तान के अंदर देखिए, एक तो PFI है, कहीं इंडियन मुजाहिदीन है, और कहीं अगर कोई लेबल नहीं भी है तो मॉड्यूल्स हैं जगह जगह। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, पर मतलब मुस्लिम्स का एक बहुत बड़ा वर्ग, पहले तो कम पढ़े लिखे लोग थे, अब इसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब लोग इसमें आ रहे हैं। अभी दिल्ली में जो लाल किले के सामने जो ब्लास्ट हुआ, उसमें देखिए सारे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, सब शामिल थे उसमें। तो अब ये एक वर्ग जो है रेडिकलाइज हो गया है, और ये जो तो अब इनको रेडिकलाइज कैसे किया जाए, इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, इनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और देखिए, यहाँ जितनी आबादी है मुसलमानों की, इसमें अगर 1% भी आप कहिए कि रेडिकलाइज हो गए तो 1% भी यहाँ के लिए बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो आतंकवाद की समस्या मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि जो आतंकवाद, इनकी जो फिलॉसफी है, मतलब ये हिंदुस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़े हैं, ये तो हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था, हिंदुस्तान का सामाजिक ढांचा, हिंदुस्तान का राजनीतिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, हर चीज़ को विध्वंस करना चाहते हैं, और कहते हैं यहाँ तो इस्लाम का झंडा फहराना चाहिए। क्या लगता है ऐसे में जो आज भारत है, जो हमारा भारत बहुत सशक्त है, इंटरनेशनली लेवल पर जानता है हर कोई कि भारत एक देश है, वहाँ पे भी लोग रहते हैं, तो क्या लगता है कि ऐसे में जो है आतंकवाद अब अपने पैर पसार सकता है, या फिर वो जो है अब धीरे-धीरे कम नजर आ रहा है? आतंकवाद तो ऐसी बीमारी है जो मतलब कैसे इतने क्वाइटली पैर पसारेगी कि आपको दिखेगा भी नहीं जी, आपको दिखेगा भी नहीं, और उसका एहसास नहीं होगा, और एकदम से कहीं बड़ी घटना हो जाएगी। तो इसकी तरफ से हमें कॉम्प्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए। और मैंने कहा ना, हमें मतलब ऐसे लोगों को, एक तो शिक्षा प्रणाली में हमें देखना पड़ेगा कि
क्या ऐसे परिवर्तन आए कि लोगों की निष्ठा देश के प्रति सबसे ज़्यादा माने। अब मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है भगवान जाने, मतलब कुछ पता नहीं मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, पर कभी कभी बड़ी तकलीफ़ होती है जब सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि 10 साल के, 11 साल के, 12 साल के बच्चे भारत विरोधी बयान देते हुए, अब पता नहीं कैसे वास्तव में बयान देते हैं या क्या करते हैं, पर उनका बयान सोशल मीडिया पे जब आता है। अब कहीं मैंने सुना कि जैसे एक लड़का कह रहा है कि हमारी सरकार जब बनेगी यूपी में तो हम राम मंदिर गिरा देंगे, वो छोकरा है, इस तरह की बातें कर रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये इनकी मानसिकता हमें इनको शुरू से ही देखना पड़ेगा कि आखिर किस वातावरण में पल रहे हैं, कहाँ ये बातें सिखलाई जा रही हैं, और जो लोग ये बात सिखला रहे हैं या जो इंस्टीट्यूशंस इस तरह की आइडियोलॉजी दे रहे हैं, उन पर हमें सख्ती से अंकुश लगाना पड़ेगा। इसमें हमें कोई बहुत सख्ती से अंकुश लगाना पड़ेगा। हम ये तो नहीं कहते हैं कि चीन का रास्ता अपनाइए, पर यह है कि अंकुश तो ज़रूर लगाना पड़ेगा। और हमें मतलब इनको भारत की मेन स्ट्रीम में इनकी सोच भारत की मेन स्ट्रीम के मुताबिक होनी चाहिए। देश के प्रति इनमें देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। जी जी। सर एक सवाल और है कि क्या एनकाउंटर सही है या फिर इसका सिर्फ दुरुपयोग किया जा रहा है? क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जहाँ पर एनकाउंटर होता है तो ये कहा जाता है कि प्रशासन बस अपना काम कर रही है, प्रशासन इसका दुरुपयोग कर रही है। इस पे भी बहस होने लगती है जनता के बीच में। देखिए, पहली बात तो एनकाउंटर शब्द गलत नहीं है, पर एनकाउंटर सही है या गलत है ये इस पे हम बात कर सकते हैं। एनकाउंटर मतलब ये है कि पुलिस और कोई आपराधिक तत्व के बीच में आमना सामना हुआ और उसमें बल का प्रयोग हुआ दोनों तरफ से या एक तरफ से, और फिर किसी की जान गई, पुलिस की जान गई या आतंकवादी की जान गई या माफिया की जान गई किसी, ये तो होता है एनकाउंटर। अब वो एनकाउंटर बहुत जगह फर्जी एनकाउंटर होते हैं। अब मैं आपको अपनी नौकरी का एक किस्सा बता दूं। मैं जब अभी नौकरी मेरी शुरू हुई थी, जो मतलब झांसी में मैं सुपरिटेंडेंट पुलिस था, तो एक डिप्टी होम मिनिस्टर थे, अब नाम क्या बताऊं उनका, कांग्रेस के थे। वो हर ज़िले में जाके लिस्ट बनवाते थे। जैसे ज़िले में आए, अब एसपी साहब बैठिए और आपके अफसर बैठिए, लिस्ट बनवाइए, ये 5-6 आदमी बहुत आपके बदमाश हैं, अगली बार जब तक आऊँ तब तक इनको मार दीजिए। ये उनका हुक्म था। ये हुक्म होता था कि जब अगली बार आपके दौरे में आता हूँ अगले ज़िले में, तो ये 4-5 आदमी का तब तक ठिकाना लगा दीजिए, चाहे उसका कोई बैकग्राउंड गलत ना हो। नहीं, मतलब वो आपराधिक पृष्ठभूमि के आदमी थे, पर यह है कि उनको आप मार दीजिए। अच्छा, ये नहीं कहते थे कि इनका मुकदमा चलाइए, इनको जेल भेजिए, इनको सजा दिलाइए, ये नहीं कहते थे। मैं अगली बार 3 महीने बाद या 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आऊँगा, तब तक इनको ठिकाने लगा दीजिए। अच्छा, खुलेआम। और हर जिलों में लिस्ट थी और कि भैया अगली बार आएंगे डिप्टी होम मिनिस्टर साहब तो ये पूछेंगे कि इसका क्या हुआ। तो अब ये तंत्र है। देखिए, ये फॉल्स एनकाउंटर लोग समझते हैं पुलिस की है। जितने फॉल्स एनकाउंटर होते हैं, ये आप मान के चलिए कि उसमें 80 से 90% ऐसे होते हैं जिसके पीछे कोई राजनीतिक प्रेरणा या आदेश कोई बड़ा या होता है कि भाई इस आदमी को ख़त्म करो। तो अब है तो इट इज़ ऑल पॉलिटिकली सैंक्शनड है, ये मान के चलिए आप, तभी होता है। तो इस तरह के इनकाउंटर गलत है। मैंने तो कभी पूरे सर्विस कैरियर में इस तरह की बात कभी नहीं की। पंजाब में मैं तैनात रहा 4 साल तक, और मुझसे कुछ लोगों ने ये कहा कि साहब ये आप ये भी करिए, वो भी करिए। अब मैं उसके डिटेल्स नहीं बताना चाहूँगा, पर मेरे ऊपर भी बहुत दबाव था कि ऐसे करिए आप, हम आपको पकड़ के दे देंगे 10 आदमी, आप इनको बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे ले जाइए और उनको लाइन में खड़ा करके ठाएँ कर दीजिए और कह दीजिए कि पाकिस्तान से आ रहे थे, हमने मार दिया, जैसे फिल्मों में किया जाता है। जैसे फिल्मों में किया मतलब इस तरह के मुझे सुझाव दिए गए। मैंने कहा देखो, इस तरह की बातें मुझसे मत करो। और मैंने कहा देखो, पंजाब में आतंकवाद है, ठीक है, पर पंजाब में आतंकवाद में मैं तो खुलेआम कहता था कि जो टफेस्ट एरिया हो, जो आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है, उसमें मुझे झोंक दीजिए, उसको मैं निपट लूँगा, परंतु आप मुझसे ये गलत काम करने, फॉल्स एनकाउंटर की बात मत करिए। तो मैंने अपने सर्विस में कभी इनकरेज नहीं किया और इस बात में मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहा। अब रहा फॉल्स एनकाउंटर से जो हो रहे हैं उसके बारे में देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बड़ी कॉम्प्रहेंसिव हैं कि जब भी कोई इनकाउंटर होता है तो क्या होता है। तो जब भी कोई इनकाउंटर की बात करे तो सीधी सी बात यह है कि क्या आपने सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उनका अनुपालन किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया है तो फिर तो अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा,
उस इनकाउंटर के लिए। अगर अनुपालन करते हुए, जिसमें मजिस्ट्रियल जांच का प्राविधान है, मजिस्ट्रियल जांच भी हो गई और उसमें भी कुछ गलत नहीं पाया गया, देन आई थिंक वी शुड क्लोज द चैप्टर। फिर उसमें ज़्यादा खोजबीन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब सब लोग तो नहीं बेईमान हैं भाई। आप पुलिस भी बेईमान है, पुलिस के अफसर भी बेईमान है, जिलाधिकारी भी बेईमान हैं, उनके मजिस्ट्रेट भी, सब बेईमान हैं। तो फिर ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आपको सरकारी तंत्र पे विश्वास करना पड़ेगा। और अगर मैं यही कहूँगा, इनकाउंटर की बात जब होती है तो बस एक ही सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक 1, 2, 3, 4, 5 जो बातें लिखी उनका अनुपालन हुआ कि नहीं। अगर अनुपालन हुआ है तो बात खत्म, तो वो सही है। हाँ, दिन में उसके बाद समय उसको बंद कर देना चाहिए। जी सर, आप पुलिसिंग टाइम में भी रहे हैं, डीजीपी रहे हैं आप, तो पहले की अगर पुलिसिंग देखी जाए और अब की पुलिसिंग देखी जाए तो क्या उनमें डिफरेंस नज़र आता है आपको? क्या लगता है दोनों में कितना मतलब बदलाव है? देखिए, अब संसाधन तो बहुत बढ़ गए हैं। देखिए, पहले के मुताबिक सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं, गाड़ियां ज़्यादा हैं, आपके पास इक्विपमेंट ज़्यादा है, फोरेंसिक लेबोरेटरीज ज़्यादा हैं, मतलब प्रेडिक्टिव पुलिसिंग हो रही है, फेशियल रिकॉग्निशन हो रहा है, संसाधन बहुत बढ़ गए हैं, परंतु समस्याएं भी उसी तरह तेज़ी से बढ़ी हैं और समस्याएं और विकराल होती गई हैं। और सबसे दुखद पहलू ये है कि देखिए, उस समय का नेता कैसा था और आज का नेता कैसा था। उस समय का नेता ये था कि जैसे प्रकाश सिंह बैठे हैं, भाई प्रकाश सिंह हमारा काम नहीं करते हैं, भाई बड़े अच्छे अफसर हैं, मैं मानता हूँ बड़े अच्छे अफसर हैं, मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ, पर उनको भैया बनारस से उनको देवरिया भेज दो, इस तरह की बात कर दिया। मतलब आपको इज्जत से ट्रीट किया जाएगा और एक जगह से उठा के दूसरी जगह कर दिया जाएगा। हो सकता है वो उतनी प्रतिष्ठित जगह ना हो, फिर भी आप अपना एसपी के एसपी बने हुए हैं, इस तरह बात होती थी। और अब उसके बाद एक समय ऐसा आया, फेज़ 2 मैं कहूँगा, फेज़ 2 ऐसा समय आया कि अच्छा, हमें प्रकाश सिंह नहीं पसंद है, इनको पटक दो, बेइज्जत करो। अच्छा, बेइज्जत करो मतलब आप मान लीजिए किसी बड़े अच्छे पोस्ट पे हैं, मान लीजिए आप एसएसपी कानपुर हैं, और उसके बाद कहते हैं नहीं, इनको वो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में भेज दो, जहाँ कुछ खाली कागज इधर पलटना है। तो एक तरह से बेइज्जती हो जाती है कि आप इतने इम्पोर्टेंट प्रेस्टिजियस पोस्ट से उठा के, आपको पद तो वही रहेगा लेकिन काम एकदम घटिया हो जाएगा। जी। तो अब तीसरी स्टेज एक ऐसी आ गई है, जब नेता आपको अगर देखता है कि ये आदमी हमारे काम नहीं कर रहा है, तो न केवल हटा दो, इसको किसी मुकदमे में फंसा दो। अच्छा। हाँ, इसको किसी मुकदमे में फंसा दो, और या कोई ऐसा काम करो कि ये बस इसका करियर चौपट हो जाए। ये अभी का टाइम है? हाँ, ये आपका टाइम चल रहा है। आपको हो सकता है आपको सस्पेंड करा दें। नहीं, सस्पेंड करने लायक ऐसे बहुत से अफसर हैं आज की तारीख में भी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत से अफसर हैं जो, और ये मतलब, लेकिन जो आपके उनके हिसाब से न चले उनको हटा देते हैं। हाँ, पर ये है कि जो इनको पसंद नहीं आया, इसको किसी तरह सस्पेंड कर दो, और इसको मतलब प्रताड़ित करने के लिए कुछ और भी इसके पीछे लगा दो। कहीं कोई गलती, कोई 10 साल पुराना कोई मामला निकाल दो, कोई और चीज़ निकाल दो, या इसके घर में मतलब प्लांट कर दो, ज़बरदस्ती इसके यहाँ तलाशी ले लो। तो अब ये है कि न केवल हटा दो, बल्कि इसको ह्यूमिलिएट करो, तंग करो, इसका करियर चौपट कर दो। अच्छा, ये अब इस तरह अब ये फेज़ चल रहा है जी। तो अब आज के अफसरों को काम करने में देखिए बहुत दिक्कत हो रही है, और एकदम कोई अपनी चाहे कि हम एकदम सही ढंग से काम करें, तो दिक्कत पहले भी थी, अब और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वातावरण दूषित हो गया है, राजनीति और गंदी हो गई है, नेता का स्तर और गिर गया है। अब तो ADR की रिपोर्ट्स आप पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा है कितने मतलब पर्सन्स जिनका बैकग्राउंड ख़राब है, पार्लियामेंट में भी बैठे हैं, असेंबली में बैठे हैं। और बैठना तो एक बात है, पर यह है कि आप देखिए पिछले 15-20 साल का, तो उसका ग्राफ, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में शायद 43% या 44% है कुछ। अगर मैं संविधान की बात करूं तो संविधान ये कहता है कि अगर आप अपराधी हैं, जेल में हैं, तो आप वोट नहीं डाल सकते। जी। लेकिन आप चुनाव जरूर लड़ सकते हैं। अब ये कैसी विसंगति है, एब्सर्डिटी है। मतलब बहुत ही, अगर देखा जाए, इलॉजिकल चीज़ है ये, कि आप जेल में बैठे हैं फिर भी आप चुनाव जीत रहे हो, और आप जीत भी गए और आप सांसद हैं। आप जब विधानसभा हो रही है तो आप जाके वहाँ पे अपने मुद्दे रख रहे हैं, देन उसके बाद वापस आप जेल में जा रहे हैं।
absurd। ये चीज़ है। तो आखिरी सवाल मेरा अब ये है कि जैसे कि आप आईपीएस रहे हैं, डीआईजी रहे हैं, तो जो नौजवान अभी आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, नौजवान आईपीएस को मैं यही कहूँगा कि अगर तुम्हारे में, देखिए मैंने नौकरी में कब मन लगना मेरा शुरू हुआ, मैंने शुरू में मेरा नौकरी में मन नहीं लग रहा था। अब मैं यही लगता था कि कहाँ मैं आ गया, गलत शायद मैंने चॉइस ले लिया है। एक स्टेज ये आई कि जब मुझे ये लगा कि पुलिस सर्विस जो है वो समाज सेवा का एक बड़ा सशक्त माध्यम है, इट्स ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल सर्विस। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? देखिए, आपके पास कौन आदमी आता है, फालतू लोगों को छोड़ दीजिए, पर आपके पास कोई आदमी आता है जिसका सामान चोरी चला गया है, जिसकी लड़कियों को किसी ने भगा लिया है, जिसके ज़मीन पर कहीं माफिया ने कब्ज़ा कर लिया है, जिसको कोई ना कोई परेशानी है, उसको लेकर आता है। उस आदमी की अगर आप परेशानी दूर कर दें, आपको कितना आशीर्वाद देगा, बजाय इसके कि आप रिपोर्ट लिखने में आप 6 घंटा लगा दें या रिपोर्ट लिखने के लिए पैसा मांगें, ये सब बातें करें। आप उसको ये सोचिए कि हियर इज़ ए मैन इन डिस्ट्रेस, एक आदमी मुसीबत में है, हमारा कर्तव्य है उसकी परेशानी को दूर करना। और अगर आपने वास्तव में उसकी परेशानी दूर कर दिया, कोई माफिया उसके घर को कब्ज़ा कर लिया, आपने माफिया को हटा दिया, उसको मालूम हुआ कि वो सलाखों के पीछे चला गया, ये आदमी कितना खुश होगा और कितना आशीर्वाद देगा कि हम देखो ये काम कोई नहीं कर सकता था पर ये साहब ने कर दिया जी। तो ये एक सोशल सर्विस का बड़ा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। और ये जब मुझे ये लगने लगा तो मैंने कहा अब तो मैं इस नौकरी में जी जान से काम करूँगा। और ठीक है, कोई उसमें सेक्रीफाइस देनी पड़ती है, कोई जो कीमत देनी पड़ती है वो दूंगा मैं, वो मैं देता रहा। पर ये इस आदर्श से जो मैं काम करता रहा तो मेरा मन पुलिस में खूब लगा और मैंने जी जान से काम किया। ठीक है, जो सेटबैक्स हुए उसको भी मैंने स्पोर्टिंगली लिया और मैं यही कहूँगा ईश्वर ने हमेशा मुझे बाउंस बैक कराया जी। मेरा तो कोई गॉडफादर नहीं था, कोई नहीं कह सकता कि फलां नेता के ये चमचे थे, कोई नहीं कह सकता। तो ये नेता मेरी इज्जत ज़रूर करते थे पर ये भी सोचते थे कि भाई ये साहब ज़रा विचित्र आदमी है, ये हमारे कहने के मुताबिक काम नहीं करेंगे जब तक इनको ठीक नहीं लगेगा। तो इस तरह से नौकरी मेरी चलती गई और मेरा संदेश यही है कि टेक इट एज ए सोशल सर्विस, इसको समाज सेवा का एक माध्यम मानते हुए पुलिस में आओ तब तो ठीक है। पर अगर पुलिस में केवल इसलिए आ रहे हो कि हमें डंडा चलाना पड़े, डंडा चलाने का मौका आएगा, हाँ डंडा जहाँ चलाना पड़े ज़रूर चलाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डंडा नहीं चलाओ, पर डंडा चलाने का मौका तो डंडा सिग्निफाइज पावर। और दूसरी बात फिर बड़ा अच्छा है, रोबदाब रहेगा, पैसा वैसा भी कुछ ज़रा कमा लेंगे हम। ये इस तरह की अगर मानसिकता से आ रहे हो तो भाई पुलिस से दूर रहो तो अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इतना कीमती समय दिया, इतनी सारी चीज़ों पे बात की, मुद्दों पे बात की और अपनी राय रखी। तो हमारे साथ मौजूद थे प्रकाश सिंह जी, जिन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों पे बातचीत की, चर्चा की और बताया कि किस तरह से पहले की पुलिसिंग और अब की पुलिसिंग में फ़र्क है। जब वो डीआईजी थे तो उनके लिए क्या क्या चुनौतियाँ सामने आई और साथ ही साथ सीएपीएफ बिल पर भी उन्होंने हमसे बातचीत की। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट सुशील के साथ दिए।